हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जो है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अभी जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने फलन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? फलन के बारे में। अच्छे से पढ़ा था फलन, और हमने बताया था एक फलन जो है उसका प्रतिलोम भी पढ़ा था, प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ा था। और एक चीज हमने ये बताई थी कि किसी भी फलन का, जैसे मान लीजिए फलन a to b है, किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी निकलता था, तभी एग्जिस्ट करता था जब f जो हो वो 1 onto, क्या हो? 1 onto। तो कोई फलन 1 onto होता था तभी f इनवर्स की बात की जाती थी। ठीक है, अगर 1 onto नहीं है तो f इनवर्स नहीं निकलता था या एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अगर हम बात करते हैं साइन की, साइन x की, ठीक है, तो साइन x जो फंक्शन है, अब x की वैल्यू हम कुछ भी रखें, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर x की जगह रख सकते हैं, तो डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। और जो उसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -1 से लेके 1 तक ही आती है। साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या, कहां से कहां तक होती है? -1 से 1 के बीच में ही होती है। चाहे जो वैल्यू रखो, 30 डिग्री रखो, चाहे 60 डिग्री रखो, चाहे 50 डिग्री रखो, चाहे 150 डिग्री रखो, चाहे जो भी रखोगे, वैल्यू हमेशा क्या होती है? -1 से 1 पे होती है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे कई ऐसे मान होंगे जिसकी वैल्यू -1 हो, या यहां पे कई ऐसे मान होंगे जिसकी वैल्यू 1 हो। ठीक है, जैसे साइन में हम कई वैल्यू ऐसी बता सकते हैं जिसका मान क्या हो? 1 हो। जब हमने पढ़ा था साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो ये सब पढ़ा था। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि कई ऐसी वैल्यू होंगी, जैसे क्या होता है, रिपीट होता रहता है। जैसे जो मान यहाँ पे है, ठीक है, जैसे मान लो ये जो वैल्यू है, ये π/2 90 होता है, तो अब एक चक्कर लगा के आएगा तो फिर 1 वैल्यू मिलेगी, फिर एक चक्कर लगा के आएगा फिर 1 वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह कई मान ऐसे होंगे जिस पे 1 वैल्यू मिलेगी, या कई मान ऐसे होंगे जिस पे -1 वैल्यू मिलेगी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये 1 तो नहीं है, 1 नहीं है। ठीक है, तो जब 1 ही नहीं है तो प्रतिलोम की बात नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, एक रेंज लेते हैं, एक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं साइन को, कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 तक। अगर जो x की वैल्यू है वो हम कहां से कहां तक रखें? -π/2 से लेके π/2 तक रखें। तो अगर इस वैल्यू को रख रहे हैं कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 तक, तो सारी वैल्यू के लिए अलग अलग मान हमको मिलता है। यानी इस रेंज के, इस लिमिट के लिए या इस रिस्ट्रिक्ट वैल्यू के लिए जो साइन होता है वो 1 और onto हो जाता है। ठीक है, इसके लिए -π/2 से अगर π/2 तक देखें तो ये जो साइन है, ये साइन फंक्शन है, वो 1 onto हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर ये 1 onto हो गया, ठीक, कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 अगर साइन की वैल्यू लें तो ये क्या हो जाएगा? 1 और onto हो जाएगा। और 1 onto हो जाएगा तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करने लगेगा। ठीक है, इसका इनवर्स भी क्या करने लगेगा? एग्जिस्ट करने लगेगा। साइन एक फंक्शन था, ठीक है, कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 तक, और जो इसकी वैल्यू आती थी वो -1 से 1 तक आती थी। ठीक है, तो अब जो साइन इनवर्स कहां से कहां तक, ये 1 onto है, ठीक, और 1 onto है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब इनवर्स होता है तो जो डोमेन होता है, जो डोमेन होगा वो उसकी किस में कन्वर्ट हो जाता था? रेंज में। और जो कोडोमेन था वो कहां चला आता था? डोमेन। ठीक है, यानी साइन इनवर्स x के लिए ये -1 1 किसकी वैल्यू?
काम करेगा डोमेन का, और ये क्या हो जाएगी, उसकी रेंज हो जाएगी। ये वैल्यू आएगी -1 से 1 हम रखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी किसके लिए, साइन इनवर्स x के लिए। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है जिसको हमने -π/2 से π/2 लिया था, इसी को हम कहते हैं मुख्य मान या परिसर। क्या कहते हैं, मुख्य मान। और ये क्या है, रेंज है, ये क्या है, डोमेन है, ठीक है, मुख्य मान या परिसर। तो जैसे साइन को हमने रिस्ट्रिक्ट करके 1/1 बनाया, 1/1 बनाया, तब हमें साइन इनवर्स मिला। इसी तरह हम cos को रिस्ट्रिक्ट करके, यानी cos की वैल्यू कहां से कहां तक ले लेंगे, 0 से पाई तक अगर हम लेंगे तो वो 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1/1 हो जाएगा तो cos इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो cos इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और cos के लिए डोमेन जो होता है, वो जो कोडोमेन होता है या रेंज होती है, वो -1 से 1 होती है, ठीक है, किसके लिए, cos के लिए। और ये 0 से पाई पे 1 हो जाएगा, तो cos इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो वो उसका -1 से 1 डोमेन हो जाएगा, और जो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उसकी रेंज या मुख्य मान हो जाएगा। इस तरह हम साइन इनवर्स का डोमेन और परिसर, cos इनवर्स का डोमेन, मतलब इनके अंदर ही रहेगा मान, तो 1/2 होगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा, वही ये क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। ऐसे जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सबके लिए हम उसको एक रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दे देंगे, मतलब उसको एक लिमिटेड वैल्यू दे देंगे, जिससे वो 1/2 हो जाएगा, तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी tan इनवर्स निकलेगा। जब -π/2 से π/2 देखेंगे तब, क्योंकि वैसे अगर अगल बगल ज्यादा वैल्यू रियल के लिए देखेंगे तो वो 1/1 नहीं रहेगा, तो tan इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर हम tan x की बात करते हैं तो -π/2 से π/2 डोमेन लेंगे, तभी उसकी अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक, नहीं तो 1/1 ही नहीं रहेगा, और 1/1 नहीं रहेगा तो इनवर्स नहीं रहेगा, तो इसके बीच में ही हमको लेना है। इसी तरह cot इनवर्स है, 0 और पाई के बीच में ही लेंगे तो हमें cot इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह जो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका डोमेन और परिसर हम प्राप्त कर लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी, याद रखनी है, ठीक है। ये हर फलन, जो जितने भी फलन हैं उनका डोमेन क्या होगा और परिसर क्या होगा या मुख्य मान क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, मुख्य मान भी कहते हैं, ठीक है। -π/2 से π/2 होगा, ठीक, 0 से पाई होगा। अब 0 से पाई होगा लेकिन π/2 पे ये डिफाइंड नहीं होगा, जैसे cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो अगर sec π/2 की बात करें तो 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो 0 से पाई रेंज लेंगे लेकिन π/2 छोड़ के, क्योंकि π/2 पे ये डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह ये 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, -π से π/2 से π/2 होगी इसकी रेंज, लेकिन 0 पे ये डिफाइंड नहीं होता cosec x, इसलिए 0 छोड़ देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो इन चीजों को हमें याद रखना है, तब हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हर फंक्शन के लिए, हर इनवर्स फंक्शन के लिए हमें डोमेन पता होना चाहिए और परिसर पता होना चाहिए, तो हम इसकी सहायता से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। डोमेन और ये जो मुख्य मान निकला है वो क्यों निकला है, क्योंकि हम उसको उस रेंज में 1/1 कर लेंगे तभी वो इनवर्स निकलेगा, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। आइए अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। साइन इनवर्स -12, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -12, इसका हमें क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले का सॉल्यूशन जो दिया है साइन इनवर्स -12, इसको हम मान लेते हैं y के बराबर। क्या मान लेते हैं, y, ये हमने मान लिया। और आपने पढ़ा होगा जब फंक्शन a से b में होता है तो f इनवर्स जो होता है वो b से a में चला जाता है, ठीक है। या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू या y इक्वल टू f ऑफ x लिखा होता है तो y को लिख सकते हैं f ऑफ, या x को लिख सकते हैं f ऑफ y लिख सकते हैं, ठीक है। इनवर्स होता है तो इस तरह लिखा जा सकता है।
इसी तरह इसको जो हम लिखेंगे वो इस तरह लिख सकते हैं, -12 इज इक्वल टू साइन वाई, ये लिखा जा सकता है। यानी साइन वाई इक्वल टू क्या है, -12, या माइनस साइन वाई इक्वल टू हाफ। अब हाफ जो है साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसको लिख सकते हैं साइन 30 यानी π/6, 180/6 यानी कितना आएगा 30, 180 मीन्स पाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखो कि π/2 मतलब क्या है 90, π/3 मतलब क्या है 60, π/4 मतलब 45, π/6 मतलब 30। ये सब हम लिखेंगे, ये मान लिखा जाता है ना कि ये। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। ठीक, साइन, अब या ऐसे लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू माइनस साइन π/6। ठीक, और आपने पढ़ा होगा माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ये पढ़ा है। तो इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं साइन माइनस π/6 लिख सकते हैं। तो साइन y इक्वल टू साइन माइनस π/6। तो यहां से y वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगा -π/6। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/6। ठीक, अब y क्या था, साइन इनवर्स -1/2 था, y यही तो था, बराबर क्या आ जाएगा -π/6। तो जो ये वैल्यू आई है -π/6, जो साइन इनवर्स का रेंज थी, मुख्य मान की जो रेंज थी वो -π/2 से π/2 थी। तो इसके बीच में ही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाहर वैल्यू ना आए। ठीक, -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही मुख्य मान निकालना है, इसलिए इन दोनों के बीच में ही वो वैल्यू हो। ठीक है, तो -30 जो है -90 से लेके 90 के बीच में ही आएगा। ठीक, बात समझ में आई। फिर से एक बार देख लेते हैं, साइन इनवर्स -12 की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो जिसकी वैल्यू निकाली उसको y मान लिया। तो यहां से साइन y इक्वल टू क्या आ जाएगा -12, साइन y इक्वल टू क्या आ जाएगा -12, या माइनस को इधर ले आते हैं, माइनस साइन y इक्वल टू हाफ, हाफ साइन में किसकी वैल्यू होती है π/6 की। ठीक है, अब माइनस उधर ले जाओ, तो जब माइनस उधर ले गए तो देखो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ से साइन हटा दिया तो y इक्वल टू आ गया -π/6। y किसको माना था, साइन इनवर्स हाफ को, तो साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/6, जो कि मुख्य मान की रेंज में ही आ रहा है, इसलिए साइन इनवर्स -12 बराबर क्या आएगा -π/6। बात क्लियर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा cos y इक्वल टू √3/2। अब √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, cos 60 मतलब π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ गया π/3। y किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू थी cos इनवर्स √3/2, तो cos इनवर्स √3/2 क्या आ गया π/3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये मुख्य मान की रेंज में आ रहा है, 0 से पाई होती है cos इनवर्स के लिए, मुख्य मान जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 to पाई के बीच में होनी चाहिए, तो 0 to पाई के बीच में है ये, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखो, तीसरे में है cos इनवर्स cosec इनवर्स 2। ठीक, इसका मुख्य मान निकालना है, तो हम इसको भी मान लेते हैं y। तो यहां से cosec y इक्वल टू 2। अब 2 किसका मान होता है cosec में, 30 का हाफ होता है साइन, तो ये 30 का मान होता है, तो 30 यानी π/6, cosec π/6 आ गया। तो यहां से y इक्वल टू क्या आ गया π/6, y किसकी वैल्यू है cosec इनवर्स 2 इक्वल टू π/6, और ये जो रेंज होती है cosec की, उसके मुख्य रेंज है उसके बीच में ही आना चाहिए,
ठीक है। अगर ये मुख्य रेंज के बीच में नहीं आ रहा है तो ये मुख्य मान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि मुख्य रेंज जो होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है, तो उसी के बीच में ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। बात क्लियर है। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में लिखा है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3 दिया है। tan इनवर्स -√3, इसको मान लेते हैं हम y। तो यहां से tan y बराबर क्या आ जाएगा, -√3, या माइनस tan y बराबर क्या आ जाएगा, √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। tan 60 मतलब π/3, क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो tan 60 π/3 होता है। और अब यहां पे देखो -tan y = tan π/3, या tan y = लिख सकते हैं -tan π/3। अब tan में क्या होता है, tan -θ -tan θ होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan -π/3। ये लिख सकते हैं tan -π/3। तो y बराबर क्या आ गया, -π/3। y किसको माने थे, tan इनवर्स tan -√3 बराबर -π/3। रेंज पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है, जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, उसी के बीच में आना चाहिए, तभी ये मुख्य मान कहलाएगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स -½ इसको भी हम क्या मान लेते हैं, y मान लिया। तो यहां से cos y बराबर क्या आ गया, -½ cos y बराबर क्या आ गया, -½ ठीक। अब माइनस को उस साइड में ले लो, तो -cos y बराबर क्या हो गया, 1/2। देखो माइनस निगेटिव कब होता है, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में, 0 से π होती है उसका मुख्य मान, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 180 - θ बराबर -cos θ होता है, cos 180 - θ बराबर -cos θ होता है, ठीक है। क्योंकि इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इस तरह हम लिख सकते हैं, बराबर π/2। अब π/2 किसकी वैल्यू होती है, π/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60, यानी cos π/3। तो π - y बराबर π/3, तो -y बराबर क्या आ जाएगा, π/3 - π, यानी -y = -2π/3, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 2π/3, ठीक है, आ जाएगा 2π/3। और y की वैल्यू क्या थी, cos इनवर्स -½ बराबर आ जाएगा 2π/3। अब 2π/3 देखो 0 से π के बीच में ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो वैल्यू होनी चाहिए, cos इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है, 0 से लेके π के बीच में, तो 0 से π के बीच में ही ये आए। अगर 0 से π के बीच में ये नहीं आएगा तो ये मुख्य मान नहीं कहलाएगा। हमें मुख्य मान निकालना है, तो ये हमेशा cos के लिए, cos इनवर्स के लिए 0 से π के बीच में है, sin इनवर्स के लिए -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह ये पांचों क्वेश्चन आपने देखे, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको y मान लेंगे, sin इनवर्स हो या cos इनवर्स हो या tan इनवर्स हो, उसको y मान लेते हैं, ठीक है। और फिर जो वैल्यू दी होती है वो किस मान की है, π/2 की है, π/3 की, वो रख के सॉल्व करते हैं। और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा मुख्य मान की रेंज में ही आए y का मान, ठीक है। y ऐसा ना आ जाए जो रेंज के बाहर आ जाए, मुख्य मान की रेंज के बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें क्या मान निकालना है, मुख्य मान निकालना है। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। कल हम प्रमेय को बता के और आगे के क्वेश्चनों को भी बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपसे लग पाएंगे वो लगाइएगा, बाकी आगे की चीज़ें हम कल बता के और भी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।